तो हम थर्ड ट्रीटमेंट करने लगे सेल ऑफ गुड्स। इसके भी सेम एज इट इज दो केसेस बन जाते हैं कि एक, कई बार हम गुड्स कैश पे बेचते हैं या फिर कई बार हम लोग गुड्स क्रेडिट माने उधार पे किसी को बेचते हैं। तो अब हमने गुड्स अगर कैश पे बेचे तो अब हमारे पास कोई बंदा आया, उसने हमसे सामान खरीदा, तो उसने हमें कैश पे सामान खरीदना था, तो वो हमें पैसे देके जाएगा। तो अब नॉर्मल सी बात है, उसने हमें पैसे दिए तो कैश जो हमारा होगा कंपनी का या फिर बिजनेस का, कैश हमारा बढ़ जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसने हमें कैश दिया था, जो हमारा पुराना कैश था उसके अंदर हमारे और पैसे जुड़ गए। अब उसने हमसे सामान खरीदा, अब जब हमने उसे सामान बेचा तो नॉर्मल सी बात है, अब हमारी दुकान या फिर बिजनेस कंपनी में जो भी सामान पड़ा था कम तो होगा वो, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि अगर हमने एक बार सामान खरीद लिया तो वो लाइफ टाइम चलेगा, चाहे लोग जितना मर्जी खरीद ले। तो हमारी कंपनी बिजनेस का स्टॉक कम हो जाएगा, क्योंकि हमने सामान बेच दिया, स्टॉक हो गया कम। अब कैश बढ़ा, स्टॉक कम हुआ। अब जितने में उसने सामान खरीदा था उतने ही में कैश बढ़ेगा, उतने में ही स्टॉक कम होगा। तो अब ये कैपिटल हमारी सेम रहेगी। तो इस केस में भी हमारी कैपिटल रहेगी सेम। कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने जितना का, अब कई बार होता है, ज्यादातर ही होता है, कई बार नहीं, अब हर केस में ऐसे ही होता है कि सारे जब भी बंदे होते हैं, अगर कोई भी बिजनेस करे तो इनकम के लिए, कमाने के लिए ही कर रहे हैं बिजनेस। तो अब नॉर्मल सी बात है, हम लोग प्रॉफिट पे बेचेंगे। अब प्रॉफिट का क्या सीन होगा, अब हमने बेचा प्रॉफिट पे, हमने 25,000 के गुड्स थे, मतलब कॉस्ट प्राइस उनकी 25,000 थी और हमने उन्हें बेचा है 30,000 पे, सेलिंग प्राइस 30,000 हो गई। अब हमने तो 25 पे खरीदे थे, क्योंकि हम लोग अगर रिटेलर हैं तो हम आगे से अगर डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदेंगे तो हमें कम रेट पे मिलेगा, क्योंकि हम इकट्ठे स्टॉक में बल्क में उठाते हैं चीज। अब हम उसे बेचेंगे, अब हमने प्रॉफिट कमाना है तो हम उसे महंगे में बेचेंगे। अब जो कैश जो 30,000 आया है वो कैश में बढ़ जाएगा, बट जो स्टॉक में होगा वो 25,000 में से माइनस होगा, क्योंकि हमने तो सामान 25,000 का खरीदा था, हमने 30,000 का तो नहीं खरीदा था। तो अब हमारा स्टॉक जो होगा वो 25,000 से कम होगा। तो हमारे, अब इसको देखा जाए 30,000 माइनस 25,000, मतलब हमारा प्रॉफिट आ गया बिजनेस का 5,000। अब हमारे बिजनेस को हुआ है प्रॉफिट, तो इस केस में कैश जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 30,000 से, एंड जो स्टॉक होएगा वो डिक्रीज हो जाएगा 25,000 से। जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी, जिसमें हमने गुड्स खरीदे थे, सामान आगे से हमने पीछे से खरीदा था। तो अब जो कैपिटल में जो होगा, कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है, बस कैपिटल पे प्रॉफिट और लॉस का होता है, फर्क पड़ता है। अब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट माने तो हमें फायदा हुआ है बिजनेस को, तो अब कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी जितने का प्रॉफिट आया था, मतलब हम 5,000 से कैपिटल को बढ़ा देंगे। अगर यही सेम चीज क्रेडिट पे होती तो अब हमने क्या करना था, अब हमसे कोई सामान खरीद के गए, हम वही सेम केस लेके चलते हैं कि हमने कॉस्ट प्राइस गुड्स की 25,000 थी और सेलिंग प्राइस 30,000 थी। अब क्रेडिट पे हमने सामान बेचा है, क्रेडिट माने मतलब हमने उधार पे किसी को हमने सामान बेचा है। तो अब कैश पे, एसेट साइड पे, कैश पे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कैश सेम रहेगा, बट स्टॉक जो होगा वो अगेन कम तो होगा ही, क्योंकि हमने सामान बेचा है तो कम तो होगा हमारे बिजनेस में। तो 25,000 से हमारा स्टॉक जो होगा
वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस, जब भी हम लोग स्टॉक माइनस करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस से माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं करते। तो इसी सेम केस में दोबारा हमारी कंपनी का प्रॉफिट आ गया 5000 का, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5000 का प्रॉफिट आ गया। बट अब हमने उधार पे बेचा था। अब अगर हम किसी से चीज उधार पे खरीदते हैं, हम क्या करते हैं, तब हम लायबिलिटी साइड में जाके क्रेडिटर्स का अलग कॉलम बना के अमाउंट डाल देते हैं। बट अब हमने उधार पे बेचा है तो वो हमारे बिजनेस के लिए डेटर बन गया हमारा, तो हम एसेट साइड पे एक डेटर्स का अलग कॉलम बना देते हैं। डेटर्स मतलब वो बंदे होते हैं जिन्होंने हमसे सामान खरीदा बट हमें कुछ भी खरीदा, मतलब उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, उन्होंने हमें फ्यूचर में पैसे देने हैं, तो वो हमारे डेटर्स बन जाएंगे। डेटर्स जो होंगे हमारी कंपनी के लिए अब इंक्रीज हो जाएंगे 30,000 से। अब ये देखें, अब सेम ये बात है, कैश जो था, कैश हमारी कंपनी के लिए पहले था, स्टॉक जो हमने 25,000 से माइनस किया, डेटर्स 30,000 से बढ़ जाएगा। अब इस केस में चाहे हमने उधार पे चीज बेची है, प्रॉफिट तो हुआ है, अब हमें ये तो पता है कि हमें अगले महीने कि जब भी उसने कहा हमें पैसे तो आने हैं, हमारी कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ ही हुआ है बिजनेस को। चाहे हम लोग, अगर हमने जैसे हम अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से लगा के चलें कि अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो हमारा जो इस साल का प्रॉफिट होगा तो हम वो इसी साल में लिखेंगे, चाहे वो हमें अभी तक हमें पैसा मिला है कि नहीं, बट वो प्रॉफिट हमारी बुक्स में चला जाएगा कि हम वो चीज बेच चुके हैं, हम वो चीज कमा चुके हैं, पैसे नहीं आए बल्कि बट अभी तक, बट हम उसे कमा चुके हैं एक बार, तो हमारा प्रॉफिट इस ईयर का बन गया। तो अब अगर हम इस ईयर में नहीं डालेंगे, चाहे हमें अगले ईयर में सपोज करें पैसे आए, तो अगर हम अगले ईयर में डालें तो हमारी बिजनेस की जो बुक्स, जो बैलेंस शीट होगी, सारा कुछ हिल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हम बेचा हमने इस साल था बट पैसे चाहे हमें अगले साल रिसीव हुए, तो हमारा वो प्रॉफिट पूरा हिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चाहे हमें पैसे मिले ना मिले, बट हम कैपिटल बढ़ा देंगे, और कैपिटल बढ़ाएंगे प्रॉफिट से, जो था हमारा 5,000। अब कई बार, अब ये दो केस हो गए हमारे, ये था केस प्रॉफिट वाला, अब था लॉस वाला। अब हमने कोई भी अगर सामान जैसे हमने खरीदा था 20,000 से, कॉस्ट प्राइस थी 20,000, बट किसी रीजन के कारण हमें उसे बेचना पड़ा 18,000 में। अब अगर हमने 20,000 की चीज खरीद के 18,000 में बेच रहे हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम, तो वो हमें पता है कि वो हमारे बिजनेस के लिए लॉस ही होता है। तो अब हमने चाहे चीज 18,000 कैश पे बेची है, कैश प्लस हो जाएगा, एसेट साइड में कैश इंक्रीज हो जाएगा 18,000 से, बट जो स्टॉक होगा, स्टॉक इस केस में डिक्रीज 20,000 से ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने हमेशा अपना स्टॉक कॉस्ट प्राइस से ही डिक्रीज करना है, कभी भी हमने उससे सेलिंग प्राइस को नहीं लेके चलना, जितने भी गुड्स खरीदे थे उतने ही वैल्यू से हमने डिक्रीज करना है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमने 20,000 की चीज को 18,000 में बेचा है आगे, तो हमारी कंपनी के लिए लॉस हो गया 2,000 का। 20,000 माइनस 18,000 लॉस हो गया 2,000, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब लॉस है, जब मैंने बताया था अगर हम लोग प्रॉफिट होता है हम कैपिटल में प्लस करते हैं, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, कैपिटल हमारी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारी कंपनी को हो गया लॉस, तो अब ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो अब ये हमारा डिक्रीज हो गया, लॉस जो था कैपिटल में से हम 2,000 माइनस कर देंगे। तो जब हम फॉर्मूले में अगर हम चेक करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल, और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स, तो हम चेक कर लेंगे हमारे हमेशा मैच करेगा, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हमेशा होगा। अगर बाय चांस नहीं हो रहा है तो मतलब आपकी अभी तक आंसर गलत चल रहा है, अकाउंटिंग क्वेश्चन सही नहीं बन रही है, क्योंकि इसमें हमेशा इक्वल होगा, LHS is always equals to RHS and it's mandatory। अब मैं इसका दूसरा केस लेके चल रहा हूं, जब हमने गुड्स बेचे क्रेडिट पे। अब हमने गुड्स बेचे क्रेडिट पे, तो हमें कैश तो आया ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, कैश तो हमारा रहेगा सेम, कैश हमारा अब रहेगा सेम। अब
उसके बाद जो हमारा स्टॉक होगा, स्टॉक तो ऑब्वियस सी बात है वो कम होना ही होना है हमेशा, एंड वो भी कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 20,000 से। बट उस बंदे को चाहे हमने लॉस पे बेचा है, चाहे 18,000 पे बेचा है, बट 18,000 पे कुछ वैल्यू पे तो बेचा है, तो हमने उससे पैसे तो लेने ही है, या क्रेडिट पे है। जैसे पहले आपको मैंने समझाया था कि जब हमने क्रेडिट पे बेचा तो सामान तो हमें आने ही, पैसे हमें आने ही आने, हम सामान बेच चुके हैं। तो अब जो हमारा क्रेडिट पे बेचा तो इसका मतलब ये है, तो अलग एक हमारे डेटर्स बन जाएंगे। डेटर्स हमारी कंपनी के लिए हमेशा एसेट्स होते हैं। डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 18,000 से, बात फिर वही सेम रहेगी, कैश पे नहीं फर्क पड़ा, स्टॉक कम हो गया 20,000 से, डेटर्स हमारे 18,000 से बढ़ गए, तो कैपिटल जो होएगी, कैपिटल अब इस बार भी डिक्रीज हो जाएगी 2,000 से, क्योंकि हमें हुआ था 2,000 का लॉस। प्रॉफिट अगर कैपिटल में प्लस होता है तो जब लॉस होगा तो वो माइनस होगा हमेशा।